नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। कहते हैं कि देश की सियासत का केंद्र दिल्ली है और जब मौसम चुनावी हो तो दिल्ली में हलचल होना लाजमी है और यही हलचल इन दिनों जोरों पर है क्योंकि 2019 महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। हम भी तैयार हैं अपने खास कार्यक्रम चक्रव्यूह के साथ और आज मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रदीप कुमार और पूजा राठौर शर्मा। और आज चक्रव्यूह में जिन सवालों के साथ हम घेरेंगे जिस शख्सियत को, वो हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले को और घेरते हैं चक्रव्यूह में आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका और शुरुआत हो चुकी है हमारे कार्यक्रम की, जो कि कहते हैं कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और आपके पास, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, आप बीजेपी सांसद भी हैं। इलाके के लोगों को, आपके इलाके के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें आपसे होंगी। पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए, शुरुआत आपके संसदीय क्षेत्र से की जाए, इन 5 सालों में आपने कितने विकास के कार्य किए अपनी जनता के लिए? देखिए, अगर विकास के कार्यों को गिनाना शुरू करूं और उनको विस्तार से चर्चा करूं तो ये पूरा कार्यक्रम इसी के ऊपर आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इतने काम किए हैं ऐतिहासिक और विशेषकर फोकस्ड वे में, वो काम तो सबसे ज़्यादा किए जो कि वर्षों से रुके हुए थे। उदाहरण के लिए अगर मैं शुरू करूं तो रानी झांसी फ्लाईओवर, जिसके ऊपर रोज़ लाखों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन ये काम 10 साल से रुका हुआ था, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता था। हमने सांसद बनने के 15 दिन के अंदर इस पे काम शुरू किया, हर 15 दिन मीटिंगें की, हर 1 महीने पे राउंड किया, जितने उसके बॉटलनेक्स थे उनको दूर किया। पैसे की कमी पड़ी तो 85-86 लाख भारत सरकार से ला कर दिया और इसी 5 साल के अंदर, अब तो उसको डेडिकेट किए हुए भी मुझे कई महीना हो गया, और आप अगर जाकर उस इलाके में लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो जो है एक प्रकार से इतना बड़ा ये सुकून और आशीर्वाद हो गया कि पूरी दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए जो इतना बड़ा बॉटल नेक था इलाके के अंदर, उस रानी झांसी फ्लाईओवर के ना होने के कारण वो समाप्त हो गया। लाखों लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। किशनगंज इसी तरह से रोड अंडर ब्रिज था, वो भी वर्षों से रुका हुआ था, उसको हमने डेडिकेट कर दिया। सारे इलाके के अंदर आज शायद हिंदुस्तान की कोई ऐसी कंस्टिट्यूंसी नहीं होगी जहां 160 से ज़्यादा मैंने जिम जो है अपने इलाके के अंदर, 700 से ज़्यादा झूले और जो प्ले स्टेशंस के माध्यम से सारे इलाके के अंदर कोई ऐसा पार्क नहीं छोड़ा जहां ना लगा दिए हों, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों के लिए जो स्वास्थ्य है वो उनकी सबसे बड़ी दौलत है। और एक डॉक्टर होने के नाते भी, और एक ऐसा डॉक्टर जिसने वर्षों तक विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम किया, मैं जानता हूं कि अगर जीवन में आदमी के फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो बीमारी उसके साथ साथ चलती है। दुनिया की 45% बीमारियों का डिजीज़ बर्डन केवल फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण है। एक जिसे कहते हैं साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए भी, या अच्छी खासी थोड़ी तनख्वाह लेने वाले के लिए भी, अगर अपने बच्चे को प्राइवेट जिम में भेजना हो तो कई हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। हमने सारे इलाके के अंदर सुलभ ढंग से जो है लोगों के लिए एक्सरसाइज करने की, घर के नज़दीक 24 घंटे फ्रेश एयर में। सर, ये तो उपलब्धि है, जाहिर सी बात है, जिम और पार्क्स की आप बात करें, लेकिन लोगों की शायद प्राथमिकता ये है, क्योंकि अगर खासतौर पर चांदनी चौक के इलाके की बात की जाए, अभी भी सर्वे स्टडी ये कहती है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर पूरा चांदनी चौक आपका जाम हो जाता है। और जाम, प्रदूषण और स्वास्थ्य, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश करिए, जो चांदनी चौक का इलाका है, अब इसके अंदर जाम अगर ख़त्म करना है तो फिर व्यापार भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि यहाँ पर लोग आते हैं, अब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। वो हर एक व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता है, उसको कोई ना कोई माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जाम वहाँ पे इसके कारण रहता है। लेकिन मैंने तो सांसद बनते ही जो शाहजहानाबाद डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। उस पर काफ़ी सिग्निफिकेंट काम भी हो गया। वहाँ पर एक ट्राम चलाने के लिए भी योजना बना दी थी, और उस योजना के संदर्भ में जो दिल्ली की सरकार है उसने ऐसा रोड़ा अटकाया कि हमें समझ में आ गया कि ये जब तक दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं होगी। सरकार की नहीं है सर, क्योंकि आपने जो रीडेवलपमेंट की शुरुआत वहां पे की, व्यापारियों में खासी नाराजगी थी। उनका कहना था कि इससे उन्हें, वो परेशान हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। बल्कि
आपके केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल भी वहां पर पहुंचे थे, व्यापारियों से बातचीत भी की थी, लेकिन उनका कहना था कि हमें परेशान करने का एक सबब है, हमसे अगर बातचीत करके प्लान करके कोई रास्ता निकाले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन से ज्यादा कोई सलाह करके कोई काम नहीं करता है, और मुझे पता है कि व्यापारी जो है वो मेरे साथ लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। अब आप दोनों बातें मत करिए ना, आप एक तरफ कहेंगे कि जाम भी नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक जाम की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, संसदीय इलाका चांदनी चौक आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है जी। अगर उसमें कोई काम नहीं होता है, केंद्रीय मंत्री आप हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, देखिए तो इसके लिए जवाबदेही प्रदीप जी, हाँ बताता हूँ 50 साल से जो समस्या वहाँ पे लटकी हुई थी, मैंने उस चांदनी चौक के अंदर 2500 कारों के लिए पार्किंग का सारा प्लान बना के उसको शुरुआत करा दिया, उसका काम शुरू हो गया, शिलान्यास हो गया। ये कोई साधारण काम नहीं था। अब आप वहां पर देखिएगा कि जब ये पार्किंग की समस्या जिसका कि वर्षों तक, दशकों तक कोई हल नहीं कर पाया, वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी कॉरपोरेशन के लोगों के साथ मिलकर उसको वहां पर शुरुआत करा दिया है। अब आप जाकर व्यापारियों से पूछिए, क्या ये पार्किंग की समस्या से कितने वर्षों से, 30-30, 40-40 साल से लोग परेशान। लेकिन पार्किंग से निपटने के लिए क्या डेवलपमेंट किया गया, पार्किंग के लिए क्या स्पेस ढूंढा गया, और दूसरी बात वहां पर पानी की भी समस्या है। इसके अलावा वहां पर जो पहले एक सवाल का जवाब तो ले लीजिए। आप स्पेस की बात करें, स्पेस के बगैर थोड़ी पार्किंग शुरू हो गई। 2500 कारों की पार्किंग आप जाकर देखिए, जो परेड ग्राउंड का जो मैदान है फव्वारे के पास में, वहां पर ऑलरेडी उसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। अभी तो हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया, यानी कि उसका फाउंडेशन भी हो गया सारे उसके और ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जिसके अंदर की दिल्ली की कॉरपोरेशन को लगातार वो पैसा भी मिलेगा, उसके माध्यम से करीब 400-500 करोड़ रुपया, पार्किंग भी लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और हमेशा के लिए जड़ से समस्या का समाधान। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये कहा जाता है कि जो वहाँ सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंगें हो गई हैं उनको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसे में एक बड़ी समस्या हम देख रहे हैं चांदनी चौक में, आपके इलाके में, कि अगर वो बिल्डिंगें जो खतरनाक कैटेगरी में हैं, अगर वो खाली नहीं होती है, वो हटाई नहीं जाती हैं, तो स्पेस नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जिस समस्या की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए पर्याप्त स्पेस के बावजूद ही प्रोजेक्ट्स बनते हैं। स्पेस के बावजूद भी प्रोजेक्ट सरकारी एजेंसी से स्पेस अगर होती है तभी प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं, तभी उनके फाउंडेशन स्टोन्स होते हैं। पार्किंग के लिए किसी स्पेस की किसी तरह की, और खाली एक पार्किंग नहीं, पूरी चांदनी चौक लोकसभा सीट में कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में पार्किंग्स के काम मैंने शुरू करा दिए हैं। प्रोजेक्ट्स बन गए, कहीं स्टैक पार्किंग है, कहीं दूसरी पार्किंग से। मेरे कम से कम चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर आप आने वाले समय में देखेंगे कि पार्किंग नाम की समस्या उसका समाधान। अच्छा, इसमें एक पॉइंट सर ये है, चूंकि लोग ये कहते हैं कि मोटर वाहन मुक्त अगर आप ये प्लान संभव करना चाहते हैं तो लोगों की रायशुमारी जरूरी है। 2016 में भी ऐसी शुरुआत हुई थी, योजना तो बनी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहुत विरोध किया था। क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोगों को मनाना संभव है? पिछले 5 सालों में क्या आप लोगों के पास गए ये जानने पहचानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या प्लानिंग है? क्या उनकी प्लानिंग को आपने अपने साथ मिलाया और आगे बढ़े? देखिए, हम तो रहते ही लोगों के बीच में है। अगर हिंदुस्तान में डॉक्टर हर्षवर्धन लोगों के बीच में नहीं रहता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे 800 में से कोई सांसद नहीं रहता। वहाँ पर जनता दरबार के जब पोस्टर्स लगते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन फोटो में नहीं है, वहाँ उनके सचिव होते हैं, और लोग साफ तौर पे कहते हैं कि जब मंत्री जी, अब देखिए, ऐसा है कि ये जो राजनीति से प्रेरित होकर जो लोग सवाल करते हैं उनका मेरे पास जवाब नहीं है। मुझे पता है कि मैं देश का एक ऐसा सांसद हूँ जिसने अपने टेलीफोन तक के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन नाम का ऐप बना के आज हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को, खाली मेरी कंस्टिट्यूंसी नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी मेरे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम का फ़ोटो खींच के, मेरे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम का वीडियो बना के सीधा मुझे ऐप के ऊपर अपलोड कर सकता है और घर पे बैठे हुए उसकी समस्या का समाधान होता है, उसका समस्या का जवाब जाता है। इस ऐप की तो हमने तारीफ भी सुनी थी, तकरीबन 1 साल हो चुका है। इसलिए ये समझिए कि 365 दिन 24 घंटे डॉक्टर हर्षवर्धन अकेला सांसद है जो बिना किसी अपॉइंटमेंट के यहाँ रोज 400-500 लोगों को इसी स्थान पर मिलता है। आपके साथ है इस क्षेत्र की। ये तो आपको चुनाव के जब नतीजे आएंगे पता लग जाएगा। तो चर्चा क्यों है आपकी सीट पर? अब आप चर्चा आप करते रहिए, अब जब रिजल्ट आएगा तब आपकी चर्चा कि आपकी सीट सफल हो सकती है, आपको बदली जा सकती है, पूरी दिल्ली किया जा सकता है। ऐसा है, ये इस तरह की जो देखिए क्या होता है कि मीडिया के अंदर खबरें अगर आप ना बनाएं
तो आपका नहीं, हम नहीं बना रहे हैं। आपका अखबार, आपका लोग बना रहे टेलीविजन हैं। चैनल जो है, आप कौन से लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। सीधी सी बात ये है कि मेरे लिए देखिए, बात है कि किसी का नाम आ रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जिंदगी के अंदर एक ही बात सीखी है कि जो भी जिम्मेदारी जिस वक्त पे मिले उसको 100% ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य परायणता से करो, और वही मैंने किया है और वही मैं करता रहूंगा। मैं कभी इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ता कि मेरे को कल क्या जिम्मेदारी ये तो मिलने मानते हैं वाली ना है। सर आपकी प्रयोगधर्मी बीजेपी है, और एमसीडी में हमने देखा किस तरह से सारी शफलिंग की बीजेपी ने। अगर सांसद के चुनाव में भी बीजेपी नए चेहरों को लाती है या सीट बदलती है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ऐसा है, देखिए एक मेरी बात समझ लीजिए आप, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में आप शायद जानते नहीं हैं। 25 साल मेरे हो गए सार्वजनिक जीवन के, और 25 साल पहले भी जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया था तो अपनी इच्छा से नहीं आया था, पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा से आया था और आदेश से आया था। 25 साल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने बारे में कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे बारे में पार्टी हमेशा तय करती है, और जो पार्टी तय करती है उसको मैं निष्ठा से पालन करता हूँ। मुझे कोई भी ऐसा कारण नज़र नहीं आता कि जिसकी वजह से, मैं तो 20 साल पूर्वी दिल्ली में काम किया, वहाँ 5 चुनाव लड़े। मुझे प्रधानमंत्री जी ने आधा घंटा पहले कहा कि आप जाके चांदनी चौक में चुनाव लड़ो, मैं चांदनी चौक में आ गया और चांदनी चौक में 5 साल दिन रात काम किया, और जो है अभी आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर भी करेंगे। यही जो छवि है तभी पार्टी आपके नाम पे दाव लगा देती है। अब देखिए, ये तो आप तय करें, मुझे ना कोई अपनी छवि का कोई बयान करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे 25 साल की पब्लिक लाइफ का ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने पूरी गहराई, निस्वार्थ भाव, सच्चाई, ईमानदारी से देश की जनता की, दिल्ली की जनता की सेवा की है, और उनका जो विश्वास है वही मेरी सबसे बड़ी निधि है। गांव के विकास में भी आपकी काफी रुचि रही है सर, और 3 गांव भी आपने गोद लिए। अपने आदर्श ग्राम में आपने कितना काम किया और क्या अधूरा रह गया? देखिए ऐसा है कि दिल्ली में जो एक्चुअली गांव हैं वो टेक्निकली उस तरह के गांव नहीं है जैसे क्लासिकल गांव होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, अब जैसे पहला गांव तो मैंने धीरपुर लिया, वो भी कोई क्लासिकल गांव नहीं है। अब वहाँ जितनी भी प्रॉब्लम जो भी बची थी या जो भी हो सकती थी, मान लीजिए कोई वहाँ क्रिमेशन ग्राउंड है, या वहाँ पर कोई जोहड़ था, या वहाँ पर कोई बारात घर डेवलप करना था, जो कुछ भी वहाँ करना था कर लिया। उसके बाद तो आप ये सोचिए कि मुझे गांव ढूंढने के लिए मैंने तो अपने इलाके से, कंस्टिट्यूंसी से बाहर, क्योंकि क्लासिकल गांव उस तरह के हैं ही नहीं जिस तरह के, तो जो दूसरे जो गांव थे दूसरे इलाके में, नरेला में या दूसरे स्थान पे, वहाँ जाकर मैंने लोगों से पूछा, जो जो लोगों की डिमांड थी, लोगों की। गांव है वहाँ पर पशु डिस्पेंसरी तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पशु डिस्पेंसरी नहीं चाहिए, हमें डिस्पेंसरी चाहिए। अब देखिए बात है कि जो जो चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं, जो हमारे डायरेक्ट बस में है, डिस्पेंसरी ऐसी चीज़ नहीं होती कि अभी पहली बात तो आपको कहा किसी ने, मुझे तो आज तक आके कहा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा कहना है कि कोई अगर मुझे आके कहेगा तो डिस्पेंसरी बनाने के लिए एक सिस्टम है, नॉर्म्स है, और डिस्पेंसरी दिल्ली की सरकार बनाती है, दिल्ली की सरकार की डिस्पेंसरी होती है। तो अभी साल भर के अंदर की बात है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कोई अगर डिस्पेंसरी मांगेगा और उसके लिए जगह ढूंढ के डिस्पेंसरी भी बना दी जाएगी। दिल्ली जैसे महानगर में और जो देश की राजधानी है, वहाँ पर आदर्श ग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो होना ही नहीं चाहिए था। देखिए ये कोई जो कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही विजन के साथ एक चीज़ बनाई कि भाई एक जगह को आदर्श तरीके से डेवलप करो ताकि देश में एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट के ऐसी जगहों के मॉडल्स विकसित हों जो साधारणतः लोगों के ध्यान से, लेकिन सर बुनियादी जो समस्याएं हैं लोगों की अभी भी बनी हुई है। सर जिन भी सांसदों के हम आदर्श गांवों की बात करते हैं तो वहां पर जो सुख सुविधाएं देने का जो मुद्दा है वो सिर्फ सामुदायिक केंद्र बनाकर रह जाता है, वहां जिम और ये सब चीजें खुलवाने तक रह जाता है क्या? वहां पर पानी की समस्या है, गंदगी है, साफ सफाई को लेकर ये बुनियादी चीजें भी हैं जिनके लिए आज भी वहां के लोग परेशान हैं। देखिए मैं केवल अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ हालांकि ये पानी वगैरह जो है ये कोई सांसद का विभाग नहीं, ये दिल्ली सरकार देती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड देता है। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे से रिलेटेड एरियाज में हमारे संज्ञान में कोई भी विषय लाया गया है,
हमने उसकी गहराई तक जाकर उसके समाधान को खोजकर और उसके अंदर उनकी मदद की है। मेरे कम से कम गाँवों में कोई ऐसी मूलभूत समस्या नहीं है। अगर मूलभूत समस्या होती तो रोज़ मेरे पास यहाँ पे गाँव के लोग आते रहते। मैंने अपना विश्लेषण किया, खुद जाके देखा, 1 बार 2 बार 3 बार वहाँ के लोगों के साथ लगातार जो है कोऑर्डिनेशन किया और वहाँ जो उनकी समस्याएं ध्यान में आई ऑब्जर्वेशन से या लोगों के फीडबैक से, उनका सबका समाधान किया। और ये तो डेवलपमेंट तो देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सफाई जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप आज सुबह साफ करेंगे। हैं कि आप निरंतर लोगों के बीच में बने हुए हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। आश्वस्त हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। सवाल मैं पूछता हूं हर्षवर्धन जी, सीलिंग को लेकर जो बड़े मुद्दे हैं और ख़ासतौर से हमने देखा है व्यापारी वर्ग की परेशानी हो और ख़ासतौर से जिस तरीके से इस पर सियासत हुई है, आप पार्टी कांग्रेस वो प्रदर्शन करते रहे, बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे कि वो अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। डॉक्टर हर्षवर्धन वो शख्सियत है जिसने 2006 में जब सबसे पहले ये आदेश आया था, शायद सीलिंग के खिलाफ अगर किसी ने दिल्ली की सड़कों पे मैक्सिमम आंदोलन व्यापारियों के लिए किया है, जिसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ है, तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। और मैं उस ज़माने में भी तेजेंद्र खन्ना कमेटी का भी मेंबर बनाया गया था। उस ज़माने में पार्लियामेंट के अंदर जो कानून लाया और उसको आज तक एक्सटेंड कराया अपनी सरकार के अंदर भी, तो उसके अंदर हम लोग पार्टी रहे हैं। और आज भी इस सीलिंग के संदर्भ में लोगों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने, हरदीप पुरी जी ने, डीडीए ने और जितने भी संबंधित मास्टर प्लान से जुड़े हुए अधिकारियों ने, जितने हम लोगों ने अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशंस किए हैं लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए और उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उनके बारे में मैक्सिमम जितनी सहमति करा सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी ना दूसरी पार्टी ने किए, ना किसी नेता ने किए, ना किसी मंत्री ने किए, ना किसी सरकार ने किए। हमें इस बात का संतोष है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं। हमने दूसरी पार्टियों की तरह इसके लिए सड़कों पे राजनीति नहीं की है, ना हम कभी राजनीति करेंगे। हमें विरोधियों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार थी, हमारे नहीं अध्यादेश क्या भाई, अध्यादेश अगर हमने एक्सटेंड ना किया होता पार्लियामेंट में तो सारी दिल्ली सील हो गई होती। हम तो उस जमाने से, मैंने कहा हम तो इस विषय को 2006 से जो है फाइट कर रहे हैं और उसको एक्सटेंशन तो हम ही ने किया पार्लियामेंट के अंदर। आज भी जितने अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी सरकार ने किए हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में लेके हम लोग गए हैं, आज कोई दूसरा नहीं लेके गया। पूरी तरीके से देखिए ऐसा है ये दिल्ली में जिस प्रकार की बदमिजाजी वाली सरकार चलती है, उनके सवाल और उनके जो बातें हैं उनका हमें ना तो जवाब देना, ना वो जवाब देने लायक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जाकर अगर सीलिंग तोड़ते हैं, क्या वो जायज है? देखिए ऐसा है कि दोनों पक्ष होते हैं। अगर कानूनी दृष्टि से पूछेंगे तो शायद ठीक नहीं है, लेकिन आप इसमें उन्होंने कानूनी दृष्टि से सील तोड़ी, उससे ज़्यादा आप ये देखिए कि उनका जज्बा क्या है, उनका कमिटमेंट किस लेवल तक का है। कोई भी जो गैर कानूनी काम है उसको कानूनी सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उनके जज्बे को आखिर में कोर्ट तक ने भी अप्रिशिएट किया। कोर्ट ने भी ये अप्रिशिएट किया कि जज्बे के कारण उन्होंने ये काम किया। और ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, सबका हमारा जज्बा रहा है। हम राजनीति ईमानदारी से लोगों की सेवा करने के लिए करते हैं। हमारे लिए राजनीति पेशा व्यापार नहीं है, ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस अगले कार्यकाल के लिए भाजपा सरकार आश्वस्त है अपने अगले कार्यकाल के लिए, तो क्या दिल्ली की जनता को इस सीलिंग से कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिल पाएगा? देखिए इस एक बात आप समझ लीजिए, जितने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट्स जो कानून के अंदर अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, आप सब जानते हैं, वो सब किए गए हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ों को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस लेवल पे स्वीकृति नहीं दी, जबकि हम लोगों ने वकील के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय रखे हैं। हम कंटिन्यूअसली, आप भी जानते हैं कि जिस चीज़ में कोर्ट के कोई ऑर्डर्स होते हैं और कोर्ट्स एक लिमिट से ज़्यादा आगे रिलैक्स करने के लिए तैयार नहीं होता, तो सरकार भी उसके आगे जो है बेबस होती है। लेकिन हमारी कमिटमेंट लोगों के लिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। हम एक भी आदमी को दिल्ली में इस सीलिंग की वजह से तकलीफ में नहीं रहने देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अच्छा सर, एक कमिटमेंट आपने और की थी 2014 के मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य को लेकर। जी देखिए, एक दो बातें समझ लीजिए। पूर्ण राज्य का दर्जा हो, इसके बारे में वर्षों से हम लोग बात करते हैं। जब हमारी केंद्र में सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, याद होगा आपको,
शायद अगर देश में किसी एक सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए दिल्ली के लिए बिल बनाया तो अटल जी की सरकार ने बनाया। तब पार्लियामेंट में लोगों ने विरोध करके इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा, जिसके चेयरमैन प्रणब मुखर्जी साहब थे। और जब तक 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, वो विषय को जो है रिपोर्ट को आने नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने उस समय अडवाणी जी ने, सब लोगों ने पूरी पार्टी में सब जगह पे डिटेल चर्चा करके बिल बनाया था कैसे व्यवस्था हो। अब आज दिल्ली में ये देखिए विषय ऐसा है कि ये जब तक स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिलजुल के इसके ऊपर निर्णय ना करें, आज दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री है जो 26 जनवरी की परेड के ऊपर बैठ के कहता है कि मैं अराजक अपने को कहने में, एनार्किस्ट कहने में गर्व महसूस करता है, 26 जनवरी की परेड को रोकने के लिए प्रयास करता है। क्या ऐसे अराजक मुख्यमंत्री के साथ आप कोई पूर्ण राज्य के दर्जा देने के बारे में, क्या उसके हाथ में दिल्ली की आप कानून व्यवस्था दे सकते हो जहां भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा? देखिए ये विषय ऐसा है कि ये यस और नो में जवाब देने लायक विषय नहीं है। ये विषय बहुत गंभीर गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से, कमिटमेंट से सब संबंधित लोगों के, सरकारों के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में चर्चा करके इसका सोल्यूशन निकालने का विषय है। ये किसी अराजक मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके ये अभी 5 साल के बाद चुनाव के समय जब देख रहे हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो मुद्दा ले आए तो मुद्दा ले आए तो ठीक है। ऐसा है जब तक ऐसे अराजक दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई भी सरकार हो भारत के अंदर, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती, करना तो दूर की बात। अच्छा, अब इन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में आप? देखिए, हमारे जहाँ तक मुद्दों की बात है, अगर आप इलाके की बात करें तो इलाके में इतने काम हैं मेरे पास जो मैंने तो पूरी बुकलेट बना दी है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के लिए और विशेषकर गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए इतनी योजनाएं बनाकर उनको देश में ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया है कि एक एक योजना के लाभार्थी की संख्या करोड़ों के अंदर है। सारे दुनिया के अंदर भारत का नाम इतनी ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया है। आज हमें किसी बात की जरूरत नहीं है, हम केवल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए काम उनको लेकर गर्व से लोगों के बीच में जाएंगे। और हमें इतना पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी, मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि ये 2014 जो था, इसमें भारत के लोगों के ऊपर कोई दैवी कृपा हुई कि उनको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। और अब 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगले 5 साल में आप देखेंगे वो नया इंडिया डिलीवर होगा जो विश्वगुरु भारत का जो है आकार लेगा। जी, जो मुद्दे हैं बदल गए हैं। आज की तारीख में तो एयर स्ट्राइक चर्चाओं में है। ये कहा ही नहीं जा रहा है कि ये काम किया गया। न जनधन खातों की बात हो रही है, न फिर विकास की बात हो रही है, सिर्फ एयर स्ट्राइक। आप एक बात, वो बड़ा मुद्दा है। एक बात आप समझ लीजिए, तो आप क्या समझते हो कि राष्ट्रवाद जो है वो छोटा मुद्दा होता है? पहली बात तो ये मुद्दा ऐसी चीज नहीं है कि ये किसी फैक्ट्री में बना लिया जाए। लेकिन विरोधी हमें देखिए, हमें 34 करोड़ लोगों को जनधन दे दिया, या 13 करोड़ लोगों को मुद्रा में फायदा हो गया, या उज्ज्वला योजना के अंदर जो है करोड़ों हमारी बहनों को लाभ हो गया, या 1,000 रुपए के बदले आज बटन दबाते ही 1,000 रुपया लाखों करोड़ों लोगों के सीधा खाते में पहुंच जाता है। हर योजना के आज जो है, जो आयुष्मान योजना है, लाखों लोगों को कैसे लाभ हो रहा है। आप जाकर उनके इंटरव्यू तो करिए, आपको पता लगेगा कि लोग आंखों में आंसू बहा के कहते हैं नरेंद्र मोदी हमारे लिए भगवान है। आप जाके करिए ना, ऐसी जगहों पे आप लोगों को ऐसी जगह पे जाते हैं लगा। और जहां तक आपने एयर स्ट्राइक की बात की, अरे इसी दिल्ली शहर के अंदर आपने 2008 में देखा कि बंबई के अंदर कितना बड़ा हमला हुआ था 26 नवंबर को। तो क्या उस समय जो है इस देश को जो है उसका जो है बदला लेने की जरूरत नहीं थी? आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि कितना उनका जज्बा है, कितनी बहादुरी है, कितना देशभक्ति है, कि अगर उरी होगा तो, पुलवामा होगा तो किस तरह से हम जवाब देंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो हमने अपनी विचार के अंदर जो हमारे दृढ़ता है, जो हमारे जो विचार के अंदर राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पण है, उसी का परिणाम है कि ये आप देख रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का ये रूप भी आपने देख लिया। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में प्रधानमंत्री बने थे मार्च में। उन्होंने 11 मई को 2 महीने के अंदर जो है पोखरण कर दिया।
क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पहले नहीं थी देश के पास? वो नरसिम्हा राव जी के ज़माने में भी थी, वीपी सिंह जी के ज़माने में भी थी, राजीव गांधी के ज़माने में भी थी, लेकिन जज्बा था। लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि आपने सेना का राजनीतिकरण कर दिया। ऐसा है कि इस तरह की बातें करके देश की सेना का अपमान करने का खामियाजा जो उनको भुगतना पड़ेगा वो आपको 23 मई को इस देश में देखने को मिलेगा। और 23 मई के बाद मुझे बुलाइएगा और मेरा यही वाला जो सेंटेंस है इसको आप दोबारा से रिप्रोड्यूस करके दिखाइएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी को अपनी ईमानदारी के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अपने विजन के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा विजनरी लीडर, जिसने आज सारी दुनिया के अंदर अगर कहीं कोई चर्चा होती है कि दुनिया को आगे किस दिशा में बढ़ना है तो हर दुनिया का लीडर कहता है पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछ लो, भारत से पूछ लो। आज ये भारत की स्थिति उन्होंने दुनिया के अंदर पैदा करके दिखाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको दिल्ली के मुद्दे पर लाता हूँ, और आप तो डॉक्टर हैं, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और WHO आपको सम्मानित कर चुका है। ग्लोबल लेवल पर जो इमेज बदली है उसमें कई बड़ी बातें कही जाती हैं। आज की तारीख में जो सरकार है दिल्ली में, आप पार्टी सरकार, एक मोहल्ला क्लिनिक बड़े जोरों शोरों से वो प्रचारित कर रहे हैं और कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है और उसको एक बहुत बड़ा मुकाम मिला है। तो क्या कैसे ये दिल्ली की सरकार का प्रचार उसी तरह का है कि 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया, 20 कॉलेज बनाएंगे, एक भी नहीं बना पाए, सारे दिल्ली के अंदर वाईफाई लगाएंगे, एक भी नहीं बना पाए। उनके 70 मैनिफेस्टो के पॉइंट देखो। और ये मोहल्ला क्लिनिक भी क्या है, इन मोहल्ला क्लिनिकों की क्या स्थिति है। आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर इनकी खूब तस्वीरें आती हैं। एक कार्यक्रम बनाइए दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिकों पे, तो आपकी भी अच्छी तरह से जो है आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी। आपने क्यों नहीं उनको एक्सपोज किया? नहीं, देखिए हमें ना उनको एक्सपोज करने की जरूरत है, वो एक्सपोज जनता के बीच में ऑलरेडी हो रहे हैं। अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ ना तो दिल्ली में सारी आम आदमी पार्टी सफाया हो गई। अब उसी कांग्रेस के सामने जिसके लिए कहती थी इससे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं, ट्रकों भर सबूत शीला दीक्षित, उसके आगे दंड जिसे कहते हैं नतमस्तक होकर उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ जो है एग्रीमेंट कर लो, क्योंकि हार नजर आ रही है, 4 साल बाद कुछ कहने के लिए बताने के लिए नहीं है। हमें उनके किसी काम को एक्सपोज करने के लिए कुछ जरूरत नहीं, जनता जानती है। हम नरेंद्र मोदी के महान कामों के आधार पर देश की जनता के बीच में जाएंगे। गठबंधन को लेकर, क्योंकि आपने 2 दिन पहले कहा था कि आपको सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, मुझे इसलिए खुशी होगी कि अकेले दोनों को अलग अलग हराने के बजाय दोनों मिल जाएं और उसके बाद जब हम उनको हराएंगे कन्विंसिंग तरीके से, लेकिन उसका बड़ा मैसेज जाएगा। हमारे लिए जो है अगले साल का जो असेंबली इलेक्शन है वो भी आसान हो जाएगा। शीला जी को तो वंडर वुमन कहा जाता है, 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं और काम भी बहुत दिल्ली में किया है। आपको लगता है उनकी वापसी से कुछ नयापन कांग्रेस में? देखिए, ऐसा है कि शीला जी ने निश्चित रूप से 15 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री रही हैं और उनके मुख्यमंत्री रहने के कारण हम उनका पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक डिग्निफाइड वुमेन है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है अच्छी बात है और वो कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए काम कर रही हैं। मैं कम से कम शीला दीक्षित जी जैसी योग्य महिला से तो उम्मीद करूँगा कि वो पार्टी जो कि समझ लीजिए कि झूठी कसम खाने के बाद उनकी सपोर्ट लेके सत्ता में आई दिल्ली में, और जिसके साथ जुड़ने पे वो 8 से भी 0 हो गई। अब जो है कम से कम जो है वो बची हुई जो कांग्रेस है दिल्ली में उसको उस स्थिति पर ले जाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी जो उत्तर प्रदेश और बिहार में उसकी स्थिति है। और मैं आज बताना चाहता हूं कि अगर शीला जी के समय में वो दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए तो खुशी की बात है, तो कांग्रेस की स्थिति, शीला जी की कांग्रेस की स्थिति भविष्य में बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति जैसी हो जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस का कोई नाम चलिए, इसका तो इंतजार रहेगा। आपके पास पर्यावरण मंत्रालय है और महत्वपूर्ण मंत्रालय है। दिल्ली के लिहाज से अगर देखें तो पर्यावरण एक बड़ी समस्या है और ख़ासतौर से हमने देखा है जिस तरीके से हवा में जहर घुला हुआ है, नई पीढ़ी उनके लिए बड़ी चुनौती है। और दूसरा जो ये मैसेज गया है कि राजनेता इस पर सियासत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आपके पास मंत्रालय है, आपने क्या किया? देखिए, एक बात आप समझिए, केंद्र सरकार का काम खाली दिल्ली नहीं, सारे देश का काम है। और आज भी मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली में पिछले 5 साल में जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार को करना था उसकी भी लीडरशिप हमने आगे लेके आज अगर ग्रेडेड रिस्पांस जो है एक्शन प्लान है दिल्ली के अंदर, जैसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है,
दिल्ली के लिए आज भी हम अपने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जब एक्टिवली काम करते हैं तो 50-50 टीम्स बना के और हम फील्ड के अंदर से उनको इंफॉर्मेशन भेजते हैं एलजी को और चीफ मिनिस्टर को कि यहाँ पर तकलीफ हो रही है। दिल्ली के लिए जो है सारे देश के लिए और उसके साथ दिल्ली के लिए नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम है 500 करोड़ से ज़्यादा का और सारी हर तरह की मदद। दिल्ली में जो है वायु की शुद्धता के लिए अपने एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के माध्यम से हमारी नीरी लैब के माध्यम से सारे जो है उपकरण हमने लगाए हैं। दिल्ली के अंदर जो है एयर की जिसे कहते हैं लाइव मॉनिटरिंग के लिए लोगों को, ये सारी चीज़ें हम तो पूरी ताकत के साथ दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। हम जो है कोई अपनी जिम्मेदारी को और जितने वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं सारे के सारे लेटेस्ट मॉडर्न रूल्स सारे हमने अपने एनवायरनमेंट मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार का जितना काम होता है वो सारा गंभीरता से कर रही है। और आज एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भारत ने जो काम किया है उसकी सारे दुनिया में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। यूनाइटेड नेशंस का जो हाईएस्ट अवार्ड है अर्थ केयर अवार्ड, वो हमारे प्रधानमंत्री को भारत के लिए यहाँ दिल्ली के अंदर यूनाइटेड नेशंस से सेक्रेटरी जनरल ने दिल्ली में आके दिया जब उन्होंने कहा कि मेरे पास न्यूयॉर्क जाने का टाइम नहीं है। हमें किसी आज ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पे जो हमने दुनिया के सामने जो कमिटमेंट किया है, हमने मान लो कमिटमेंट किया कि 2030 तक 33 से 35% हम जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, 2020 तक हम जो है 20 से 25% कम करेंगे। अभी हमने 2014 तक की कैलकुलेशंस करके रिपोर्ट सबमिट की, 21% हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन प्रदूषण का स्तर तो अब भी बरकरार है। देखिए आप दिल्ली बीमार है। 2016, 17, 18 आप जाके देखो, नंबर ऑफ गुड डेज बढ़ गए, नंबर ऑफ बैड डेज कम हो गए और हमारी तरफ से जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। अभी भी हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पॉल्यूशन के संदर्भ में जिम्मेदारी को गंभीरता से ले या ना ले, हम पूरा प्रोएक्टिवली जैसे काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। चलिए सर, आखिरी में एक रैपिड फायर राउंड है जो आपके साथ हम करना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल है, क्या दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार वाकई रोड़ा है? देखिए ऐसा है, अगर दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार रोड़ा होती तो नितिन गडकरी साहब, दिल्ली के खाली एक नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स तो दिल्ली के इम्प्रूवमेंट के लिए, सिर्फ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रोड्स के से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने डेवलप किए। और बाकी हर डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा तो ये आपका जो है आधा घंटे का और प्रोग्राम हो जाएगा। क्यों केजरीवाल दिल्ली के विकास ना होने के लिए हमेशा एलजी को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए बात है कि केजरीवाल नाम की जो तकलीफ है, बदमिजाजी है, उसका जवाब देना मैं समझता हूं कि वो किसी के लिए भी, अभी तो सारे देश के दुनिया के लोगों को पता लग गया है कि केजरीवाल जी क्या हैं, वो क्या करते हैं। उनके ऊपर ना मुझे कमेंट करने की जरूरत है, ना मेरे ख्याल से आपको सवाल पूछने की जरूरत है। अगला मेरा सवाल है, क्या दिल्ली में शीला दीक्षित की पुनर्वापसी से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए हमारे लिए ना शीला दीक्षित जी कोई इशू है, ना हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी कोई इशू है। हमारे लिए भारत का सुनहरा भविष्य, भारत के गरीब लोगों का उत्थान, भारत के लोगों की निस्वार्थ सेवा, ये हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से सीखा है और हमारे लिए हमारी राजनीति इसके लिए है। हमारे लिए दूसरा क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। हम हमारी राजनीति के हिसाब से भारत को और दिल्ली को बिल्कुल चरम सीमा पर ले जाना चाहते हैं, हम ले जाते रहेंगे। सर अगला सवाल, चौकीदार मुहिम से क्या राफेल में लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप धुल जाएंगे? देखिए ऐसा है कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, अब सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के हाईएस्ट कोर्ट ने भी जो है उसको रबिश कर दिया। आप करते रहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया कि मैं चौकीदार मूवमेंट के माध्यम से देश में ना किसी भ्रष्ट आदमी को रहने दूंगा, ना मैं किसी आतंकवादी को रहने दूंगा, ना मैं किसी गंदगी को रहने दूंगा, ना मैं किसी सामाजिक बुराई को रहने दूंगा। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। चौकीदार, हर व्यक्ति देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की तरह से एक ईमानदार समर्पित चौकीदार बनना चाहता है। एयर स्ट्राइक के बाद क्या देश में बीजेपी के लिए सकारात्मक संदेश गया है? देखिए एयर स्ट्राइक ने तो ये निश्चित रूप से सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असाधारण योग्यता भी है, जज्बा भी है, वैलर भी है, ईमानदारी भी है और दूरदृष्टि भी है। आउट ऑफ 10 मोदी सरकार को कितने नंबर आप देंगे? अगर 10 में 10 के ऊपर भी कुछ होता है ना, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं और मेरे स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ये आपको अगर आज नहीं कन्विंस होंगे तो कल जरूर कन्विंस हो जाएंगे। 2014 में
ये देवताओं की कृपा हुई है भारत के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिला। और अपने आप को बतौर सांसद अपने संसदीय देखिए, मुझे अपना विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, पारदर्शी तरीके से काम करता हूँ, जनता के साथ जुड़ के काम करता हूँ, मेरे बारे में जनता जानती है। मुझे अपने नंबर देने की जरूरत नहीं है, देश की जनता दे, दिल्ली की जनता दे। जानना चाहेंगे आपसे, आपकी बीजेपी, आज की दौर की बीजेपी और जो आपके दौर की बीजेपी थी, क्या फर्क महसूस करते हैं? क्योंकि विरोधी कहते हैं दो व्यक्ति विशेष की पार्टी है। ऐसा है कि विरोधी क्या कहते हैं उसको जाने दीजिए, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि आज नरेंद्र मोदी जी जैसा योग्य प्रधानमंत्री, जो अटल बिहारी वाजपेयी की लीगेसी वाला प्रधानमंत्री है, जो दीनदयाल उपाध्याय की लीगेसी वाला प्रधानमंत्री है, वो भारत का मार्गदर्शन कर रहा है। और हमें इस बात का गर्व है कि अमित शाह जैसे योग्य, जिसे कहते हैं संगठनकर्ता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आप क्या बात करते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्या कोई एक आदमी बना सकता है? सबने मिलकर बनाया है। अरे देखिए, आरोप लगाने में कुछ भी लगाते रहिए, लेकिन जो प्रजातांत्रिक मूल्य और जो प्रजातांत्रिक तरीके का इस्तेमाल आज भी अगर भारत के अंदर कोई किसी दल में होता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी और कोई दूसरा एक भी दल नहीं है पूरे देश के अंदर।